दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आपके ठीक बगल माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान राज खन्ना जी। आप वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार हैं। आपके ठीक बगल माननीय सह जिला संचालक जी श्रीमान अजय गुप्ता जी। आप प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। आपके ठीक दाहिने अपने विभाग के विभाग प्रचारक जी श्रीमान श्री प्रकाश जी। आज नारद जयंती की प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा ग्रहण करते हुए अभिनंदन है। क्या है तो सब दिखे नहीं डॉक्टर साहब। सुल्तानपुर की तरफ से आद्य पत्रकार नारद जी के ऊपर जयंती पर वैचारिक है। आप सब लोग उनको इनाम लाए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और खुश बहुत हूं। इसलिए खुश हूं यह आयोजन हमारे जयंती जी को लेके उसकी शुरुआत मुझे लगता है करीब 15-17 साल पहले विश्वपाल केंद्र में मेरे संयोजक ऐसे इस आयोजन में हमारे सम्मानित मंच आदरणीय अध्यक्ष जी राज खन्ना साहब जब हम पढ़ते थे तब से इनको आजादी के बाद सहज भाव से वो रहते थे और अपनी बात रखते थे। युद्ध हुआ राक्षसों और देवताओं के बीच में, राजाओं के बीच और देवताओं के पास वो जाके सही बात बता रहे थे कि उन लोगों की मनसा क्या है, इधर की सही बात वहां बता रहे थे कि उनकी मनसा क्या है। इसलिए उनको पूछा जाता था। वह परिप्रेक्ष्य अगर आज हम चले उनको हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना वर्तमान में तो थोड़ा असहज होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं राजस्थान को जब हम पढ़ते थे तब से आ रहे पढ़ते हुए। पीटीआई में कई बार खबर पढ़ते थे तो उसमें 1-2 दफा हमने खबर पढ़ी अरुण जायसवाल जी बाईलाइन थी, क्योंकि हम सहज भाव से देख रहे हैं लोगों को। इसी तरह आगे हमें तो सीधे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कौन होते हैं पूछने वाले? हम कोई पूछने वाले नहीं है। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जर्नलिस्टों के लिए, बहुत नकारात्मक देखा जा रहा है। कई बार हम लोग पास एप्लीकेशन आते हैं कि डीजीपी से बात करना है, प्रमुख सचिव से बात करना है। संतोष जी आपको अवगत हुआ क्या? नहीं हुआ। कृष्ण जी को नहीं हुआ, क्योंकि आप पार्टी को नहीं गई। हम लोग भी बगैर प्रशिक्षित के अगर आ जाएंगे अपने फील्ड में तो हम पार्टी बनने लगेंगे। हम
हम ऐसी फील्ड में हैं जहां पे हमारे पिताजी और हमारे बाबा की उम्र के लोग हैं, वो हमारी इज्जत खड़े होकर करते हैं। रिश्तेदारी में भी अगर हम जाते हैं तो वहां हमारे लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है। पक्ष अपना प्रस्तुत कर दिया है आज के संदर्भ में। मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों का दोहराव न हो। पत्रकारिता के आदि पुरुष नारद जी की व्याप्ति तीनों लोगों में थी, तीनों लोगों में उनकी उपस्थिति थी, तीनों लोगों में देवों से मृत लोक में यहाँ तक कि असुरों तक से उनका संवाद था। ये उपस्थिति और ये व्याप्ति तभी संभव है जब उन्हें उन सब स्थानों पर पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध है। निश्चित रूप से जो सर्वोच्च सत्ता थी उस समय की, उसने वो साधन उन्हें उपलब्ध कराए, और वो साधन उपलब्ध कराने के बाद भी नारद जी का जब संवाद हुआ तो उन साधनों के मुक्त पत्रकारिता की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसके पाठकों का, उसके दर्शकों का, या आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके श्रोताओं का वो जो भरोसा है, वो मीडिया की पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है। हम ये महसूस करते हैं कि उस ताकत का क्षरण हुआ है। संविधान जो हम अपने को चतुर्थ स्तंभ के रूप में मानने लगते हैं, असलियत में संविधान में ऐसा कोई चतुर्थ स्तंभ, ऐसा हमको अधिकार नहीं प्राप्त है। संविधान में केवल 3 ही इस संसदीय व्यवस्था के अंग है, वो न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है। अपने को हम संतुष्ट करने के लिए ये मान लेते हैं कि हम चौथे स्तंभ हैं। असलियत यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है, उतना ही अधिकार प्रेस को भी प्राप्त है, उससे अधिक कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें उस सीमा का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान हमको कोई अलग से संरक्षण नहीं देता है। उस सबके बावजूद आजादी के पिछले 75 वर्षों में प्रेस की एक गौरवशाली भूमिका रही है। उसने एक स्थिति में बताना चाहता हूँ आपसे, अखबारों के नाम लेकर के याद दिलाना आपको चाहता हूँ कि नवजीवन नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज ये कांग्रेस का अखबार हुआ करता था, तरुण भारत जनसंघ का अखबार था, मदरलैंड भी उसी का अखबार था, पैट्रियाट और जनयुग कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार था। और इन दलों की पर्याप्त संख्या होने के बाद, कार्यकर्ता होने के बाद, समर्थकों के बावजूद ये कभी भी प्रसार संख्या की दृष्टि से कभी बहुत बड़े अखबार नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके समर्थकों को ये पता था कि इसमें क्या छपा है। वो जानते थे क्या छपा है, वो जानना चाहते थे कि नहीं इसके अलावा क्या है, वो उनमें जानने की उत्सुकता थी। आज वो उत्सुकता खत्म हो गई है। आज ये जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, आज पुरुष पत्रकार अकेले पत्रकार थे, आज हर व्यक्ति पत्रकार है। जिसके पास भी मोबाइल है वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, तस्वीरों का आदान प्रदान कर रहा है, यूट्यूब है, पोर्टल चल रहे हैं। आज जो सवाल करते थे पत्रकार लोग, आज वो सवालों से घिरे हुए हैं। ये जो सोशल मीडिया है, इसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी ताकत बहुत बड़ी है। लेकिन एक इसके साथ दिक्कत क्या है, इस पर कोई अराजक है या अंकुश है, इसका कोई संपादन नहीं है, और इसके कारण तमाम ऐसी सामग्री इस पे जो आ रही है वो भाषा की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से या आपको सुनने रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के कारण बन रहे हैं। तो आज का जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको दोहरी चुनौती का सामना करना है। एक ओर तो उसको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, और केवल उसे सरकार से नहीं लड़ना है, बल्कि वो एक जो समानांतर मीडिया की सत्ता खड़ी हुई है, जो एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, जो आपके द्वारा जो संयमित संतुलित सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उसको अपनी सनसनी के माध्यम से गलत ठहराने की स्थिति, संदेह की स्थिति पैदा कर रही है। उसका कैसे मुकाबला किया जाए? तो इन चुनौतियों के बीच में ही हमको अपना रास्ता तलाशना है, और ये सफर लंबा है और ये संघर्ष भी लंबा है। ये हमेशा से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। संपादक नाम की संस्था खत्म हो चुकी है। जो मीडिया संस्थान हैं वो उस आज़ादी के पहले की पत्रकारिता को याद न करिए, जबकि केवल एकमात्र उद्देश्य था कि देश को आज़ाद कराने के लिए समाज के हर वर्ग अपनी कुर्बानियां दे रहे थे, पत्रकार भी कुर्बानियां दे रहे थे। आज मीडिया संस्थानों के मालिकों के अपने स्वार्थ हैं,
पूंजी ब्रह्म बन चुकी है। तकनीक के विस्तार ने जहां पर बहुत कुछ उसको विस्तार दिया है, व्याप्ति दी है, उसको भव्यता दी है, वहीं उसके अंदर बहुत सी कुरुचि, बहुत सी विरूपता, बहुत सी गंदगी पैदा करी है। इन चुनौतियों के बीच में ही हमको अपना रास्ता तलाशना है। हमको देवर्षि नारद जी का भी स्मरण करना है, अपने पत्रकारिता के वो महान पुण्य बाबूराव विष्णु पराड़कर को भी याद करना है, हमको प्रभात जोशी को भी याद करना है, हमको राजेंद्र माथुर को भी याद करना है, हमें कुलदीप नैयर को भी याद करना है। उन तमाम विभूतियों का स्मरण करते हुए इन चुनौतियों को पार करना है। और हमें हमेशा याद रखना है कि हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कुर्बानियां देनी है। मैं एक पुराना सुना रहा हूँ और भाई सत्यदेव तिवारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1984 की घटना के बाद से प्रधानमंत्रियों से पत्रकारों की मुलाकात मुश्किल हुई। उस समय तक जब वहां पर सम्मेलन होते थे, कुछ होते थे, तो प्रधानमंत्री जी के साथ भेंट हो जाती थी। उस भेंट में पत्रकारों ने अपनी समस्याओं को रखने के बाद एक वाक्य ये कहा था कि हम बड़े संघर्ष का पेशा करते हैं, हम बड़ी कुर्बानियां देते हैं, तो कुछ सहूलियतें सुविधाएं मांगी थी। तो मोरारजी भाई ने कहा था कि आपको किसने कहा था कि आप इस संघर्ष का और ये कुर्बानियों का रास्ता अपनाएं, और उन्होंने उसका कारण भी बताया था कि हम अगर आपको कुछ देंगे तो हम आपसे चाहेंगे, और जिस दिन हम आपसे चाहेंगे तो उस दिन आप कहेंगे कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधा आ रही है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि ये जो रास्ता पत्रकारिता का है उसमें कबीर को याद करना, कबीर को लिए इल्लू काटा हाथ, जो घर टूटे आपने घर अपना चले हमारे साथ, ये वो रास्ता है। पैसे कमाने के और बहुत से साधन हो सकते हैं, जीविकोपार्जन के लिए पत्रकारिता से इतना तो हमें मिलना ही चाहिए कि हम एक सामान्य जीवन गुजार सकें। लेकिन हमें ये याद हमेशा रखना पड़ेगा कि अगर हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सही संवाद देना चाहते हैं, सही समाचार देना चाहते हैं और जनता की आवाज बनना चाहते हैं, तो हमको उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और सिर्फ इन 2 वाक्यों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि बच के निकल सकते हो तो निकल जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। धन्यवाद। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।